नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी समस्याओं या सफलताओं पर चर्चा करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की असल स्थिति या उसके स्वास्थ्य को हम एकदम निष्पक्ष तरीके से कैसे माप सकते हैं? बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक देश की संरचना को पूरी तरह से डेटा पर आधारित ढांचे में तोड़कर समझेंगे, ताकि किसी भी राष्ट्र के अंदरूनी हालात एकदम साफ हो जाएं। इसे समझने के लिए आज हम एक बहुत ही सीधा 5 कदम का सफर तय करेंगे। पहले राष्ट्र के बुनियादी संरचना को समझेंगे, फिर उसके 3 मुख्य स्तंभों लोग, क्षेत्र और सरकार पर बात करेंगे और अंत में इन सबको मिलाकर एक समग्र समझ बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, राष्ट्र की संरचना और इसके मुख्य हिस्सों को परिभाषित करना। अब किसी भी चीज का विश्लेषण करने से पहले हमें उसकी नींव समझनी होती है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है, आखिर एक देश बनता किन चीजों से है? सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें उस 3 हिस्सों वाली कार्यप्रणाली तक ले जाता है जिस पर हमारा आज का पूरा डेटा टिका है। सच कहूं तो एक देश सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ रेखाएं तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इस विश्लेषणात्मक ढांचे के मुताबिक दुनिया के किसी भी देश को 3 बहुत ही बुनियादी स्तंभों में बांटा जा सकता है। पहला, वहां रहने वाले लोग। दूसरा, एक निश्चित भौतिक क्षेत्र या जमीन। और तीसरा, उस जमीन और लोगों को संभालने वाली सरकार। ये ढांचा हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम किसी भी देश की असल तस्वीर देख सकते हैं। चलिए इसे भारत के उदाहरण से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग और पहले स्तंभ की ओर, लोग यानी जनसंख्या की स्थिति का विश्लेषण। जब हम शिक्षा के डेटा को देखते हैं तो एक काफी स्पष्ट विभाजन नजर आता है। स्रोत के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग 80% के आसपास है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो पुरुषों की साक्षरता दर 85% है, जबकि महिलाओं की 73%। ये डेटा सीधे तौर पे हमें बताता है कि देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा असल में शिक्षित है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या उस शिक्षा का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। हमारा डेटा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि बेरोजगारी दर 13.6% पर है। यानी ये आंकड़ा सीधे तौर पर इस बात को मापता है कि क्या लोग सक्रिय रूप से काम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। किसी भी आबादी की आर्थिक ताकत को समझने के लिए ये एक बहुत ही अहम पैमाना है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं जो समाज की स्थिति को दर्शाता है। हमारे स्रोत डेटा में एक और बड़ा आंकड़ा सामने आता है, भारत में 72.6% की आपराधिक दर। अगर हम इसे एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो ऐसे आंकड़े किसी समाज की समग्र सामाजिक स्थिति और वहां की चुनौतियों को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम यहाँ इन नंबरों को पूरी तरह से एक तटस्थ और पत्रकारिता के नजरिए से देख रहे हैं। तो अगर हम साक्षरता, बेरोजगारी और अपराध दर, इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये आंकड़े विश्लेषकों को इन मूल सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं कि लोग कितने शिक्षित हैं, क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है और समाज की वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या है। कुल मिलाकर कहें तो ये लोग वाला स्तंभ ये तय करता है कि देश के नागरिक असल में कितने मजबूत और विकसित हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे कि भूमि और संसाधनों की स्थिति क्या है और उनका उपयोग कैसा है। जमीन के उपयोग का ये बंटवारा काफी दिलचस्प है। कुल निश्चित क्षेत्र में से 50% भूमि ऐसी है जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है, जबकि 12% भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए है। ये हमें बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि जमीन को खेती की उत्पादकता और औद्योगिक विकास के बीच कैसे बांटा गया है। किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जमीन का उपयोग ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति भी उतनी ही मायने रखती है। अब नदियों का डेटा देखिए, ये एक बड़ा पर्यावरणीय विरोधाभास दिखाता है। स्रोत के आंकड़ों के अनुसार लगभग 62% नदियां अपेक्षाकृत साफ हैं, जबकि 46% नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हैं। ये विरोधाभास हमें साफ तौर पर बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव किस स्तर पर हो रहा है और वहां क्या समस्याएं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सारे क्षेत्रीय आंकड़े हमें बताते क्या हैं। ये पूरा विश्लेषण सीधे तौर पर भूमि की उत्पादकता, औद्योगिक विकास के स्तर और वहां की पर्यावरणीय स्थिति से जुड़ता है।
कृषि, उद्योग और प्रदूषण के इन नंबरों को देखकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या देश के भौतिक क्षेत्र का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और अंतिम स्तंभ की तरफ, सरकार यानी शासन करने वाले प्राधिकारी का विश्लेषण। देश के राजनीतिक वर्ग का मूल्यांकन करने के लिए स्रोत डेटा हमारे सामने कुछ विशिष्ट आंकड़े रखता है। इसके मुताबिक 46% राजनेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 50% नेता 12वीं कक्षा से कम शिक्षित हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, हम इन आंकड़ों को बिना किसी पक्षपात के पूरी तरह से तटस्थ और विश्लेषणात्मक नजरिए से देख रहे हैं ताकि शासन करने वालों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा सवाल है, देश को किस तरह के लोग चला रहे हैं। सच कहूं तो हमने अभी जो डेटा देखा वो मूल रूप से इसी एक अहम विश्लेषणात्मक सवाल का जवाब देने की कोशिश है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की दिशा बहुत हद तक उन्हीं लोगों पर निर्भर करती है जो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं, है ना? इसलिए राजनेताओं की शिक्षा और उनके आपराधिक रिकॉर्ड जैसे डेटा की जांच करने का मकसद एकदम साफ है। ये हमें नेतृत्व की गुणवत्ता का आकलन करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये शासन की प्रकृति को समझने का एक शानदार पैमाना भी देता है। आखिर मजबूत और सक्षम नेतृत्व ही तो बेहतर नीतियों और राष्ट्र के लिए एक सही दिशा में तब्दील होता है। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, समग्र समझ बनाना, एक नैदानिक दृष्टिकोण। तो ये वो अंतिम सवाल है जिसे हमारे पूरे स्रोत विश्लेषण ने डेटा के जरिए हल करने की कोशिश की है। हमने देखा कि नागरिकों की शिक्षा और रोजगार का हाल क्या है, हमने समझा कि जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, और हमने ये भी जाना कि सरकार चलाने वालों की पृष्ठभूमि क्या है। जब हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें किसी भी राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य की एक बहुत ही व्यापक और स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है जिस पर हम अभी चले हैं। किसी देश जैसे जटिल विषय को समझने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उसका निरीक्षण किया, फिर उसे 3 बुनियादी हिस्सों में तोड़ा। उसके बाद हमने डेटा का इस्तेमाल करके हर एक हिस्से की निष्पक्ष जांच की और अंत में एक समग्र समझ बनाई। ये तरीका असल में काम को कितना आसान बना देता है। ये बेहद उलझे हुए समाजशास्त्रीय डेटा को भी बहुत ही आसानी से पचने लायक बना देता है। आज हमने भारत के डेटा को एक केस स्टडी के तौर पर लिया, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये विश्लेषणात्मक ढांचा पूरी तरह से सार्वभौमिक है। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया के नक्शे पर किसी और देश के बारे में सोचिए। अगर हम इसी उद्देश्यपूर्ण 3 भाग वाले विश्लेषण लोग, क्षेत्र और सरकार को उस देश पर लागू करें तो वो कैसा प्रदर्शन करेगा, उसका डेटा क्या कहानी बताएगा। इस बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया, स्पष्ट और दिलचस्प नजरिया है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।